चैप्टर 21 जंगल की ओर उड़ान। अपने कंबलों पर नींद से बेहाल एल्बर्ट वेरपर ने अपने शैतानी दिमाग को पास के तंबू में रहने वाली महिला के आकर्षण पर ध्यान केंद्रित करने दिया। उसने मोहम्मद बेयद की लड़की में अचानक दिलचस्पी देखी थी और अपने खुद के मानकों से उस आदमी का मूल्यांकन करते हुए उसने कैदी के प्रति अरब के अचानक बदले हुए रवैये का आधार अनुमान लगाया था। और जैसे जैसे उसने अपनी कल्पनाओं को हवा दी, उसने मोहम्मद बेयद के प्रति अपने अंदर एक पशुवत ईर्ष्या जगाई और एक बड़ा डर कि दूसरा व्यक्ति असहाय लड़की पर अपने नीच इरादों को शामिल कर सकता है। तर्क की एक अजीब प्रक्रिया से वेरपर, जिसकी योजनाएं अरब के समान थीं, ने खुद को जेन क्लेटन के रक्षक के रूप में चित्रित किया और जल्द ही खुद को आश्वस्त किया कि मोहम्मद बेयद द्वारा पेश किए जाने वाले ध्यान जो उसे घृणित लग सकते हैं, एल्बर्ट वेरपर से स्वागत किया जाएगा। उसका पति मर चुका था और वेरपर को लगा कि वो लड़की के दिल में उस जगह को भर सकता है जो मौत के कारण खाली हो गई थी। वह जेन क्लेटन को शादी का प्रस्ताव दे सकता था, एक ऐसी बात जो मोहम्मद बेयद नहीं देगा और जिसे लड़की उससे उतनी ही घृणा से ठुकरा देगी जितनी वो उसकी अपवित्र वासना से। बहुत समय नहीं बीता था कि बेल्जियन ने स्वयं को यह विश्वास दिला लिया था कि बंदी के पास न केवल उसके प्रति प्रेम की भावना रखने के सभी कारण थे, बल्कि उसने विभिन्न स्त्रीयोचित तरीकों से उसके नवजात स्नेह को स्वीकार भी किया था। और फिर अचानक उसे एक संकल्प आया। उसने कंबल फेंका और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अपने जूते पहने और अपनी कारतूस की बैट और रिवॉल्वर कमर पर बांधी और वह अपने तंबू के फ्लैप पर पहुंचा और बाहर देखा। कैदी के तंबू के प्रवेश द्वार पर कोई संतरी नहीं था। इसका क्या मतलब हो सकता है? वास्तव में भाग्य उसके हाथों में खेल रहा था। बाहर निकलकर वह लड़की के तंबू के पीछे की ओर गया। वहां भी कोई संतरी नहीं था और अब हिम्मत करके वो प्रवेश द्वार पर गया और अंदर कदम रखा। चांदनी की मंद रोशनी अंदर के हिस्से को रोशन कर रही थी। तंबू के उस पार एक आकृति बिस्तर के कंबल के ऊपर झुकी हुई थी। फुसफुसाते हुए एक शब्द बोला गया और एक और आकृति कंबल से उठकर बैठने की मुद्रा में आ गई। धीरे धीरे एल्बर्ट वेरपर की आंखें तंबू के आधे अंधेरे में अभ्यस्त हो रही थीं। उसने देखा कि बिस्तर पर झुकी हुई आकृति एक आदमी की थी और उसने रात में आए आगंतुक की पहचान का अनुमान लगा लिया। एक उदास, ईर्ष्यालु क्रोध ने उसे घेर लिया। उसने उन दोनों की दिशा में एक कदम बढ़ाया। उसने लड़की के होठों से एक भयभीत चीख सुनी क्योंकि उसने अपने ऊपर खड़े आदमी की विशेषताओं को पहचान लिया था और उसने देखा कि मोहम्मद बेद ने उसका गला पकड़ लिया और उसे कंबल पर वापस खींच लिया। धोखा खाने के बाद बेल्जियम के आदमी की आंखों के सामने एक लाल धब्बा सा छा गया। नहीं, उस आदमी को उसे नहीं लेना चाहिए। वह सिर्फ उसके लिए थी। उससे उसके अधिकार नहीं छीने जाएंगे। वह जल्दी से तंबू के पार भागा और मोहम्मद बेद की पीठ पर गिर पड़ा। हालांकि इस अचानक और अप्रत्याशित हमले से मोहम्मद बेद हैरान था, लेकिन वह बिना लड़े हार मानने वाला नहीं था। बेल्जियम के हमलावर की उंगलियां उसके गले को टटोल रही थीं, लेकिन अरब ने उन्हें दूर कर दिया और अपने प्रतिद्वंद्वी पर चढ़ गया। जब वे एक दूसरे के आमने सामने हुए तो वेरपर ने अरब के चेहरे पर जोरदार वार किया, जिससे वह लड़खड़ा कर पीछे की ओर गिर गया। अगर वह अपने लाभ के लिए आगे बढ़ता तो वह एक पल में मोहम्मद बेद को अपने अधीन कर लेता, लेकिन इसके बजाय उसने अपनी रिवॉल्वर को उसके होलिस्टर से निकालने के लिए खींचा और किस्मत ने तय किया कि उस खास पल में हथियार चमड़े की म्यान में फंस जाना चाहिए। इससे पहले कि वह उसे छुड़ा पाता, मोहम्मद बेद ने खुद को संभाला और उस पर टूट पड़ा। फिर से वेरपर ने दूसरे के चेहरे पर वार किया और अरब ने भी वार का जवाब दिया। एक दूसरे पर वार करते हुए और लगातार एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हुए दोनों तंबू के छोटे से अंदरूनी हिस्से में लड़ रहे थे, जबकि लड़की भय और आश्चर्य से भरी हुई आंखों से जमी हुई खामोशी में द्वंद्व देख रही थी। वेरपर बार बार अपना हथियार निकालने की कोशिश कर रहा था। मोहम्मद बेद को अपनी नीच इच्छाओं के खिलाफ ऐसे किसी विरोध की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह तंबू में निहत्थे ही आया था, सिवाय एक लंबे चाकू के जिसे उसने मुठभेड़ के पहले संक्षिप्त विश्राम के दौरान हाँफते हुए खड़े होकर निकाला। ईसाई कुत्ते, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मोहम्मद बेद के हाथों में इस चाकू को देखो। अच्छी तरह से देखो
अविश्वासी, क्योंकि यह जीवन की आखिरी चीज है जिसे तुम देखोगे या महसूस करोगे। इसके साथ मोहम्मद बेद तुम्हारा काला दिल काट देगा। अगर तुम्हारा कोई भगवान है तो अभी उससे प्रार्थना करो, 1 मिनट में तुम मर जाओगे। और यह कहते हुए वह बेल्जियम के उस व्यक्ति पर क्रूरता से टूट पड़ा, उसका चाकू उसके सिर के ऊपर उठा हुआ था। वीरपर अभी भी अपने हथियार को बेकार में घसीट रहा था। अरब लगभग उस पर हमला करने वाला था। हताशा में यूरोपीय ने तब तक इंतजार किया जब तक मोहम्मद बेद उसके खिलाफ नहीं हो गया। फिर उसने खुद को तंबू के फर्श पर एक तरफ फेंक दिया, जिससे अरब के रास्ते में एक पैर आगे बढ़ गया। चाल कामयाब हो गई। मोहम्मद बेद अपने हमले की गति से आगे बढ़ते हुए सामने से आती हुई बाधा से लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत ही वह फिर से उठ खड़ा हुआ और लड़ाई को फिर से शुरू करने के लिए मुड़ा, लेकिन वीरपर उसके आगे पैदल चल रहा था और अब उसकी पिस्तौल, जो उसके होलिस्टर से ढीली हो गई थी, उसके हाथ में चमक उठी। अरब कबूतर उसके साथ झपटने के लिए सिर के बल आगे बढ़ा। एक तीखी आवाज हुई, अंधेरे में ज्वाला की एक भयावह चमक, और मोहम्मद बेयद फर्श पर लुढ़क गया और उस महिला के बिस्तर के पास अंतिम विश्राम के लिए लेट गया, जिसका वह अपमान करना चाहता था। रिपोर्ट के तुरंत बाद ही बाहर कैंप में उत्तेजित आवाजें आने लगीं। लोग एक दूसरे को पुकार रहे थे और गोली का मतलब पूछ रहे थे। वीरपर उन्हें इधर उधर दौड़ते हुए, जांच करते हुए सुन सकता था। अरब के मरते ही जेन क्लेटन अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी और अब वह वीरपर की ओर हाथ बढ़ाते हुए आगे आई। मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दे सकती हूँ, मेरे दोस्त? उसने पूछा। और सोचो कि आज ही मैंने तुम्हारी बेईमानी और तुम्हारे अतीत के बारे में जो बदनाम कहानी मुझे सुनाई थी, उस पर लगभग विश्वास कर लिया था। मुझे माफ कर दो, मिस्टर फ्रेकोल्ट। मैं जानती थी कि एक गोरा आदमी और एक सज्जन आदमी इस जंगली भूमि के खतरों के बीच अपनी ही जाति की एक महिला के रक्षक के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। वीरपर के हाथ ढीले पड़ गए। वो खड़ा होकर लड़की को देखता रहा, लेकिन उसे जवाब देने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं था। उसके असली इरादों के बारे में उसकी मासूमियत भरी दलीलें जवाब देने लायक नहीं थीं। बाहर अरब लोग उस भयावह गोली के लेखक की तलाश कर रहे थे। मोहम्मद बेयद द्वारा पदमुक्त किए गए और कंबल उड़ने के लिए भेजे गए 2 संतरियों ने सबसे पहले कैदी के तंबू में जाने का सुझाव दिया। उन्हें लगा कि संभवतः महिला ने उनके नेता के खिलाफ सफलतापूर्वक अपना बचाव किया है। वीरपर ने लोगों को आते हुए सुना। मोहम्मद बेयद के हत्यारे के रूप में पकड़े जाने पर तत्काल मौत की सजा के बराबर होगा। क्रूर और क्रूर हमलावर एक ईसाई को टुकड़े टुकड़े कर देंगे जिसने उनके नेता का खून बहाने की हिम्मत की थी। उसे मोहम्मद बेयद के शव को खोजने में देरी करने के लिए कोई बहाना खोजना होगा। अपनी रिवॉल्वर को वापस होलिस्टर में रखकर वह तेजी से टेंट के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। फ्लैप खोलकर वह बाहर निकला और उन लोगों का सामना किया जो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। किसी तरह उसने अपने अंदर जरूरी साहस पाया और अपने होठों पर मुस्कान लाने के लिए उसने अपना हाथ ऊपर उठाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। महिला ने विरोध किया, उसने कहा, और मोहम्मद बेद को उसे गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो मरी नहीं है, केवल मामूली रूप से घायल है। आप अपने कंबल में वापस जा सकते हैं। मोहम्मद बेद और मैं कैदी की देखभाल करेंगे। फिर वो मुड़ा और तंबू में वापस चला गया और हमलावर इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट होकर खुशी से अपनी टूटी हुई नींद में लौट आए। जब वह फिर से जेन क्लेटन के सामने आया तो वीरपर ने खुद को उन इरादों से प्रेरित पाया जो कुछ मिनट पहले उसे अपने कंबल से बाहर निकालने के लिए प्रेरित कर रहे थे। मोहम्मद बेयद के साथ उसकी मुठभेड़ की उत्तेजना, साथ ही अब हमलावरों के हाथों जो खतरे उसे झेलने थे। जब सुबह अनिवार्य रूप से कैदी के तंबू में उस रात जो कुछ हुआ था उसकी सच्चाई को उजागर करना था, स्वाभाविक रूप से उस गर्म जुनून को ठंडा कर दिया था जो तंबू में प्रवेश करते समय उस पर हावी था। लेकिन एक और अधिक शक्तिशाली शक्ति लड़की के पक्ष में काम कर रही थी। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी नीचे गिर जाए, सम्मान और शिष्टता, चाहे वह कभी भी उसके पास रही हो, उसके चरित्र से कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है। और यद्यपि एल्बर्ट वीरपर ने बहुत पहले से ही इनमें से किसी एक या दूसरे पर थोड़ा सा भी दावा करना बंद कर दिया था,
लेकिन लड़की के भाषण में उनके द्वारा की गई सहज स्वीकृति ने उनके भीतर इन दोनों को फिर से जगा दिया था। पहली बार उसे उस सुंदर बंदी की लगभग निराशाजनक और भयावह स्थिति का एहसास हुआ तथा अपमान की उस गहराई का जिसमें वो डूब चुका था, जिसने उसे, एक कुलीन यूरोपीय सज्जन को, एक क्षण के लिए भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि उसके घर, खुशी और स्वयं उसकी बर्बादी में उसकी भी भूमिका थी। उसकी अंतरात्मा की दहलीज पर पहले से ही इतनी नीचता थी कि वह कभी भी अपने आप को पूरी तरह से मुक्त करने की आशा नहीं कर सकता था, लेकिन पश्चाताप के पहले अचानक विस्फोट में उस आदमी ने, जहां तक उसकी शक्ति में था, उस बुराई को खत्म करने का एक ईमानदार इरादा बनाया जो उसके आपराधिक लालच ने इस प्यारी और निर्दोष महिला पर ला दी थी। जब वह पीछे हटते कदमों की आवाजें सुनता हुआ खड़ा था, तभी जेन क्लेटन उसके पास आई। अब हमें क्या करना चाहिए? उसने पूछा। सुबह तक इसका पता चल जाएगा, और उसने मोहम्मद बेयद की मृतदेह की ओर इशारा किया। जब वे उसे पा लेंगे तो तुम्हें मार देंगे। कुछ देर तक वेरपर ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर वह अचानक महिला की ओर मुड़ा। मेरे पास एक योजना है, वह चिल्लाया। इसके लिए तुम्हारी हिम्मत और साहस की आवश्यकता होगी, लेकिन तुमने पहले ही दिखा दिया है कि तुम्हें दोनों ही हैं। क्या तुम और भी सहन कर सकती हो? मैं कुछ भी सहन कर सकती हूँ, उसने बहादुरी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो हमें बच निकलने का थोड़ा सा भी मौका दे सके। जब मैं तुम्हें शिविर से ले जाऊंगा, तब तुम्हें मृत्यु का नाटक करना होगा, उसने समझाया। मैं प्रेरी को समझाऊंगा कि मोहम्मद बेद ने मुझे तुम्हारे शरीर को जंगल में ले जाने का आदेश दिया है। यह अनावश्यक प्रतीत होने वाला कार्य मैं इस आधार पर समझाऊंगा कि मोहम्मद बेद ने तुम्हारे लिए एक हिंसक जुनून पैदा कर लिया था और वह इस कृत्य पर इतना पछता रहा था कि जिसके कारण वह तुम्हारा हत्यारा बन गया था। वह तुम्हारे निर्जीव शरीर की मूक निंदा को सहन नहीं कर सका। लड़की ने रुकने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। क्या तुम पागल हो? उसने पूछा। क्या तुम सोचती हो कि संतरी ऐसी किसी भी हास्यास्पद कहानी पर विश्वास करेंगे? आप उन्हें नहीं जानते, उसने जवाब दिया। उनके खुरदुरे बाहरी आवरण के नीचे, उनके कठोर और अपराधी स्वभाव के बावजूद, उनमें से प्रत्येक में रोमांटिक भावुकता की एक अच्छी तरह से परिभाषित भावना मौजूद है। आप इसे दुनिया भर में ऐसे लोगों में पाएंगे। ये रोमांस ही है जो पुरुषों को गैरकानूनी और अपराध की जंगली जिंदगी जीने के लिए लुभाता है। चाल सफल होगी, कभी डरो मत। जेन क्लेटन ने कंधे उचका दिए। हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, और फिर क्या? मैं तुम्हें जंगल में छिपा दूंगा, बेल्जियन ने आगे कहा। सुबह मैं अकेले और 2 घोड़ों के साथ तुम्हारे पास आऊंगा। लेकिन आप मोहम्मद बेयद की मौत के बारे में क्या कहेंगे? उसने पूछा। सुबह कैंप से भागने से पहले ही इसका पता चल जाएगा। मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, वेरपर ने उत्तर दिया। मोहम्मद बेयद इसे स्वयं ही समझाएंगे। हमें ये काम उन पर ही छोड़ना चाहिए। क्या आप इस जोखिम के लिए तैयार हैं? हाँ, लेकिन रुकिए, मुझे आपके लिए हथियार और गोला बारूद लाना होगा। और वेरपर तेजी से तंबू से बाहर चला गया। कुछ ही देर में वह एक अतिरिक्त रिवाल्वर और गोला बारूद की बेल्ट अपनी कमर में बांधकर वापस आ गया। क्या तुम तैयार हो? उसने पूछा। बिल्कुल तैयार हूँ, लड़की ने जवाब दिया। तो फिर आओ और मेरे बाएं कंधे पर लेट जाओ। और वेरपर उसके स्वागत के लिए घुटनों के बल बैठ गया। लो, उसने कहा, जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। अब अपनी बाहें, अपने पैर और अपना सिर लटका दो। याद रखो कि तुम मर चुके हो। कुछ ही देर बाद वह आदमी शिविर में चला गया। उसके कंधे पर महिला का शव था। भूखे मांसाहारी जानवरों में से दुस्साहसी को हतोत्साहित करने के लिए शिविर के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां लगाई गई थीं। 2 पहरेदार आग की रोशनी में इधर उधर टहल रहे थे, जिसे वे लगातार जला रहे थे। उनमें से एक ने आश्चर्य से ऊपर देखा क्योंकि उसने वेरपर को आते देखा था। तुम कौन हो? वह चिल्लाया। तुम्हारे पास क्या है? वेरपर ने अपने बरनूस का हुड उठाया ताकि वो व्यक्ति उसका चेहरा देख सके। यह महिला का शव है, उन्होंने बताया। मोहम्मद बेद ने मुझे इसे जंगल में ले जाने के लिए कहा है, क्योंकि वह उस महिला का चेहरा देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसे वह प्यार करता था, और जिसे मजबूरी में उसे मारना पड़ा। वह बहुत पीड़ित है, वह बेसुध है।
बड़ी मुश्किल से मैंने उसे अपनी जान लेने से रोका। वक्ता के कंधे के पार लंगड़ाती और डरी हुई लड़की अरब के जवाब का इंतजार कर रही थी। वो इस बेतुकी कहानी पर हंसेगा, इस बात का उसे पूरा यकीन था। एक पल में वो उस धोखे का पर्दाफाश कर देगा जो मी फ्रेकोल्ट उसके साथ करने की कोशिश कर रहा था, और वे दोनों खो जाएंगे। उसने योजना बनाने की कोशिश की कि वो अपने संभावित बचावकर्ता की लड़ाई में सबसे अच्छी तरह से कैसे मदद कर सकती है, जो निश्चित रूप से 1 या 2 पल के बाद होने वाली है। तभी उसने अरब की आवाज़ सुनी जो मी फ्रेकोल्ट को उत्तर दे रहा था, क्या आप अकेले जा रहे हैं या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ किसी को जगाऊं? उन्होंने पूछा, और उनके स्वर में इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं था कि मोहम्मद बेयद ने अचानक ऐसी उल्लेखनीय संवेदनशील विशेषताओं की खोज की थी। मैं अकेला ही जाऊंगा, वेरपर ने उत्तर दिया, और वह आगे बढ़कर बोमा के संकरे द्वार से बाहर निकल गया, जिसके पास संतरी खड़ा था। एक क्षण बाद वह अपना बोझ लेकर पेड़ों की टहनियों के बीच में घुस गया, और जब वह संतरी की नज़रों से सुरक्षित छिप गया तो उसने लड़की को उसके पैरों पर खड़ा कर दिया, और जब वह कुछ बोलने वाली थी तो उसने धीमे से शश कहा। फिर वह उसे जंगल में थोड़ा आगे ले गया, फैली हुई शाखाओं वाले एक बड़े पेड़ के नीचे रुका, उसकी कमर में कारतूस की बेल्ट और रिवॉल्वर बांधी, और उसे निचली शाखाओं पर चढ़ने में मदद की। कल, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे ही मैं उनसे बच निकलूंगा, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। बहादुर बनो, लेडी ग्रास्टोक, हम अभी भी बच सकते हैं। धन्यवाद, उसने धीमे स्वर में उत्तर दिया। आप बहुत दयालु और बहुत बहादुर रहे हैं। वेरपर ने कोई जवाब नहीं दिया, और रात के अंधेरे ने उसके चेहरे पर शर्म की लालिमा को छिपा दिया। वह जल्दी से मुड़ा और वापस शिविर में चला गया। अपनी पोस्ट से संतरी ने उसे अपने तंबू में घुसते हुए देखा, लेकिन उसने उसे पीछे के कैनवास के नीचे रेंगते हुए और सावधानी से उस तंबू में जाते हुए नहीं देखा, जिसमें कैदी ने कब्जा कर लिया था, जहां अब मोहम्मद बेद का शव पड़ा था। पिछली दीवार के निचले किनारे को ऊपर उठाते हुए वेरपर अंदर घुसा और लाश के पास पहुंचा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मृतक की कलाई पकड़ी और लाश को उसकी पीठ पर घसीटते हुए उस जगह पर ले गया जहां वह अभी अभी घुसा था। हाथों और घुटनों के बल पर वह पीछे हट गया, जैसे वह अंदर आया था, और लाश को अपने पीछे खींचता हुआ बाहर निकलते ही बेल्जियन तंबू के किनारे पर रेंगता हुआ गया और अपनी दृष्टि में आने वाले शिविर का जितना भी हिस्सा था, उसका निरीक्षण किया। कोई भी उसे नहीं देख रहा था। शव के पास लौटकर उसने उसे कंधे पर उठा लिया और जोखिम उठाते हुए तेजी से उस संकरी जगह से भागा जो कैदी के तंबू को मृतक के तंबू से अलग करती थी। रेशमी दीवार के पीछे वह रुका और अपना बोझ नीचे जमीन पर रख दिया और कई मिनट तक वहीं स्थिर खड़ा रहा और सुनता रहा। आखिरकार जब उसे लगा कि किसी ने उसे नहीं देखा है, तो वह झुका और तंबू की दीवार के निचले हिस्से को ऊपर उठाया, पीछे की ओर बढ़ा और उस चीज को घसीट कर ले गया जो मोहम्मद बेद थी। उसने लाश को मृत हमलावर के सोने के आसनों पर खींचा, फिर वह अंधेरे में टटोलता रहा जब तक कि उसे मोहम्मद बेद की रिवॉल्वर नहीं मिल गई। अपने हाथ में हथियार लेकर वह मृत व्यक्ति के पास लौटा, बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठा और अपने दाहिने हाथ को हथियार के साथ आसनों के नीचे डाला, अपने बाएं हाथ से रिवॉल्वर के ऊपर और चारों ओर बारीकी से बुने हुए कपड़े की कई मोटी पट्टियां मारी। फिर उसने ट्रिगर खींचा और उसी समय वह खांसने लगा। टेंट के बाहर खड़े व्यक्ति को उसकी खांसी की आवाज़ के ऊपर से दबी हुई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वेरपर संतुष्ट था। एक गंभीर मुस्कान उसके होठों को छू गई जब उसने हथियार को कालीनों से बाहर निकाला और उसे मृत व्यक्ति के दाहिने हाथ में सावधानी से रखा, 3 उंगलियों को पकड़ के चारों ओर और तर्जनी को ट्रिगर गार्ड के अंदर रखा। वो अस्त व्यस्त कालीनों को व्यवस्थित करने में कुछ क्षण और रुका, और फिर जैसे आया था वैसे ही चला गया और तंबू की पिछली दीवार को वैसे ही बंद कर दिया जैसा वह उसके खड़ा करने से पहले थी। कैदी के तंबू में जाकर उसने वहां भी यह सबूत मिटा दिया कि पीछे की दीवार के नीचे कोई आया या गया होगा। फिर वह अपने तंबू में वापस आया, अंदर गया, कैनवास को नीचे किया और अपने कंबल में घुस गया। अगली सुबह उसे मोहम्मद बेयद के दास की उत्तेजित आवाज ने जगाया जो उसके तंबू के द्वार पर उसे बुला रहा था। जल्दी, जल्दी,
अश्वेत ने भयभीत स्वर में चिल्लाया। आओ, मोहम्मद बेद अपने तंबू में मरा पड़ा है, अपने ही हाथों मरा हुआ। वीरपर पहले ही झटके से अपने कंबल में उठ बैठा। उसके चेहरे पर एक चौंका देने वाला भाव था, लेकिन काले आदमी के अंतिम शब्दों पर उसके होठों से राहत की सांस निकली और उसके चेहरे पर तनाव की रेखाओं की जगह एक हल्की मुस्कान आ गई। मैं आ रहा हूँ, उसने दास को पुकारा और अपने जूते पहनकर उठकर अपने तंबू से बाहर चला गया। उत्तेजित अरब और अश्वेत लोग शिविर के सभी भागों से मोहम्मद बेयद के रेशमी तंबू की ओर दौड़ रहे थे, और जब वीरपर अंदर गया तो उसने पाया कि कई हमलावर लाश के चारों ओर जमा हो गए थे, जो अब ठंडी और अकड़ चुकी थी। उनके बीच से अपना रास्ता बनाते हुए बेल्जियम का सैनिक हमलावर की लाश के पास रुक गया। वो एक पल के लिए चुपचाप उसके शांत चेहरे को देखता रहा, फिर वह अरबों की ओर मुड़ गया। ये काम किसने किया? वह चिल्लाया। उसका लहजा धमकी भरा और आरोप लगाने वाला था। मोहम्मद बेद की हत्या किसने की? अचानक ही भारी विरोध की आवाजें उठने लगीं। वे चिल्लाए, मोहम्मद बेयद की हत्या नहीं हुई थी, वह अपने ही हाथों मरा। ये और अल्लाह हमारे गवाह हैं। और उन्होंने मृतक के हाथ में रिवॉल्वर की ओर इशारा किया। कुछ समय तक वीरपर ने संदेह का नाटक किया, लेकिन अंततः उसने स्वयं को यह विश्वास दिला लिया कि मोहम्मद बेयद ने वास्तव में उस श्वेत महिला की मृत्यु के पश्चाताप में आत्महत्या कर ली थी, जिसे वह अपने अनुयायियों से अनजान इतना प्रेम करता था। वीरपर ने खुद ही मृतक के कंबल को लाश पर लपेटा और ध्यान से उस झुलसे हुए और गोलियों से फटे कपड़े को अंदर की ओर मोड़ा, जिसने पिछली रात उसके द्वारा चलाई गई बंदूक की आवाज को दबा दिया था। फिर 6 हटे कट्टे अश्वेतों ने शव को शिविर के पास खुले मैदान में ले जाकर एक उथली कब्र में रख दिया। जैसे ही ढीली मिट्टी कंबलों के नीचे मूक शरीर पर गिरी, एल्बर्ट वीरपर ने राहत की एक और सांस ली। उसकी योजना उससे भी बेहतर तरीके से काम कर गई थी, जिसकी उसने उम्मीद की थी। अखमेद शेख और मोहम्मद बेयद दोनों की मृत्यु के बाद हमलावरों के पास कोई नेता नहीं था, और एक संक्षिप्त सम्मेलन के बाद उन्होंने उत्तर की ओर लौटने का फैसला किया और विभिन्न जनजातियों के दौरे पर निकल पड़े जिनसे वे संबंधित थे। वीरपर ने ये जानने के बाद कि वे किस दिशा में जाने का इरादा रखते हैं, घोषणा की कि वह अपनी ओर से पूर्व की ओर तट की ओर जा रहा है, और चूंकि उन्हें उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं पता था जिसे उनमें से कोई भी चाहता हो, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह अपने रास्ते पर चले जाए। जब वे चले गए तो वह अपने घोड़े को मैदान के बीच में बैठाकर उन्हें एक एक करके जंगल में गायब होते देखता रहा और अपने भगवान को धन्यवाद देता रहा कि आखिरकार वह उनके चंगुल से बच निकला। जब वह उनकी कोई आवाज नहीं सुन सका तो वह दाहिनी ओर मुड़ा और जंगल में उस पेड़ की ओर चला गया जहां उसने लेडी ग्रस्टोक को छिपाया था, और उसके नीचे लगाम खींचते हुए प्रसन्न और आशा भरी आवाज में एक सुखद आवाज में पुकारा, सुप्रभात। कोई जवाब नहीं मिला, और यद्यपि उसकी आंखें ऊपर की घनी पत्तियों को खोज रही थीं, लेकिन उसे लड़की का कोई निशान नहीं दिखाई दिया। घोड़े से उतरकर वह जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया, जहां से उसे उसकी सभी शाखाएं दिखाई दे रही थीं। पेड़ खाली था। जंगल की रात के खामोश घंटों के दौरान जेन क्लेटन गायब हो गई थी।